नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गिरिराज बिंदावला आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं रेगुलर आपके लिए मेहनत करता जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा है उसमें आप रेगुलर रहे, रेगुलर स्टडी करें, आपके भी स्टडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मुझे देखने को जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक आप इसको देख नहीं रहे। इसमें हो सकता है क्या कारण है, आपके जो मन की जो इच्छा है, ओनली आपका जो अपना माइंड जो सेट कर रखा है आपने, फेसबुक चलाना सारे दिन, यूट्यूब में और कई चीज़ें देखना और वीडियोस देखना, मूवीज देखना। फ्रेंड्स, अभी जो टाइम है हमारा, ये ऐसा सुनहरा अवसर है हमारे लिए कि हम बिल्कुल कहीं नहीं निकल रहे, ना कोई मार्केट जाना ना और कहीं। हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस समय। आपको मैं ही नहीं, कई जो अपने वीडियोस डाल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, उसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को वास्तविकता में देखें। अगर आप करना चाहते हैं तो पढ़ाई को बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं, आपके 1% में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं देख रहा था पिछले वीडियो में ओनली 183 व्यूज आए हैं। तो क्या ये अपने जो एग्रीकल्चर देखे और कोई सब्जेक्ट देखे तो क्या इतने स्टूडेंट है क्या इसमें जो आप इतने इसको। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है कि आप देख तो लेते हैं लेकिन उसके बाद में क्या मतलब है यार, अपना हाथ उठाओगे आप, फिर वहां पे व्यूज पे लेके जाओगे, बेल आइकन पे लेके जाओगे, सब्सक्राइब करोगे, आप सोचते नहीं हैं। आपको जरा ये सोचना चाहिए कि सामने वाला हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमारा इतना सा तो बने, कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दे, व्यूज जो बढ़ा दे उनके। कोई नहीं, छोड़ो दोस्तों, एक शायरी बोल देता हूँ और उसी शायरी पे मैं काम कर रहा हूँ। कस्ते हदीस तूफा से निकल सकता है, कस्ते हदीस तूफा से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात फिर बन सकती है, हौसला रख इरादा न बदल, तकदीर किसी रोज बदल सकती है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज सिंचाई का टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन, सिंचाई। अगर इस टॉपिक को मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सुपरवाइजर दे लेना, जेड दे लेना, आईसीआर दे लेना, बीएचयू दे लेना, एओ दे लेना, डबल एओ दे लेना, कोई सा भी आप एग्जाम दो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। तो मैं चाहता हूं आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, आपने एक नोटबुक उठाए और उसमें इसमें कुछ मैं एक दो डाटाज बताऊंगा, उसको नोट डाउन करें। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं, पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंचाई की। वैसे सिंचाई की मेरे हिसाब से सभी को आती है परिभाषा, फिर भी एक बार हम सिंचाई की परिभाषा की बात करें तो सिंचाई किसे कहते हैं? पौधे को उसकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराया गया जल क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। पौधे को उसकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराया गया जल सिंचाई कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें बारिश जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट में बात करूं अगर दूसरी डेफिनेशन की, फसलों या पौधे में वाष्पोत्सर्जन की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराया गया जल क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन की बात होगी। हम सिंचाई की बात कर रहे हैं और सिंचाई में सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो टोटल इरिगेट एरिया है वो हमारे पास है 159 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, 159 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो सिंचित है। अगर मैं इसको राजस्थान की दृष्टि से देखूं तो राजस्थान में ये 5.1 मिलियन हेक्टेयर है। दूसरे तौर से देखूं मैं, राजस्थान में ये तो पूरा एरिया हो गया, 17% क्षेत्र सिंचित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में बात कर रहा हूं मैं, भारत में जो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है भारत में सर्वाधिक सिंचाई पहली बात तो किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं नहरों के द्वारा भारत में
कितने 40% सिंचाई की जाती है। जबकि मैं राजस्थान में देखूं तो राजस्थान में 26% सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यह बात कर रहा हूं कुएं। कुओं के द्वारा राजस्थान में 37% क्षेत्र सिंचित किया जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 30% सिंचाई किसके द्वारा होती है, कुओं के द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुओं के बाद में मैं बात करता हूं नलकूप। नलकूपों के द्वारा राजस्थान में 33% सिंचाई की जाती है, जबकि भारत में 22% क्षेत्र में क्या किया जाता है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब की बात करूं मैं, राजस्थान में 1.5% क्षेत्र में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि भारत में 8% क्षेत्र में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अगर मैं देखूं भारत की दृष्टि से सिंचाई का प्रमुख जो हमारे पास क्या है, स्रोत है, वो है नहरें। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, स्रोत कौन सा है हमारे पास, कुएं व तालाब। राजस्थान में 70% सिंचाई कुएं व तालाबों के द्वारा की जाती है। यहां पे हमने अगर एक छोटे जो नीचे लेवल की बात करें, 11th की बुक में भी दे रखा है, हमारे पास जो सिंचाई के साधन और जो स्रोत है वो अलग अलग है। सिंचाई के साधन अलग होता है और स्रोत अलग होता है। सिंचाई के साधन, साधन यानी जिसके द्वारा आप सिंचाई को क्या करते हैं, खेत तक पहुंचाते हैं, यानी किस माध्यम के द्वारा आप खेत में पानी दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साधन। अब साधन में मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये आता है कि सिंचाई का सर्वाधिक पुराना क्या है, साधन है, तो हो गया है रहट। ठीक है फ्रेंड्स, रहट सिंचाई का सर्वाधिक पुराना क्या है, साधन है। सिंचाई के स्रोत की मैं बात करूं तो स्रोत और साधन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, स्रोत तो हमारे पास वो है कि जिससे हमारे को जल उपलब्ध हो रहा है, जैसे तालाब है, नहरें हैं, कुएं हैं, नलकूप है, झरने हैं। जबकि मैं साधन की बात करूं तो साधन है कि जैसे तालाब से आप खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं और उसमें आप किसका यूज कर रहे हैं, तो रहट हो गया, चरस हो गया, उसके बाद में आपके पास सोलर पंप हो गया, पवन चक्की हो गई, ये हमारे पास क्या होंगे, साधन होंगे। आगे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई की परिभाषा हो गई हमारे पास। सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, अब मैं बात कर रहा हूं सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता से मीन्स कि पौधे को सिंचाई कराना क्यों आवश्यक है, इसको हम देख लेते हैं। किस किस चीज को देखते हुए हम सिंचाई करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता देखो किस किस चीजों के लिए हो सकती है। जैसे मैं बात करूं फसलों को पाले से बचाने के लिए, पौधे को पाले से बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की कचप क्रियाएं करने के लिए, पोषक तत्वों को प्राप्य अवस्था में लाने के लिए, कि आप जैसे यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया को आप डायरेक्ट वे में पत्ते पर डालोगे तो नहीं पहुंच पाएगा पत्तियों तक, तो उसमें क्या करते हैं, हम यूरिया को डाला, फिर वो पानी के साथ प्राप्य अवस्था में आएगा, उसके बाद जाइलम फिल्म पौधे की हर एक भाग तक पहुंचाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे पास फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सिंचाई की आवश्यकता पौधे में वाष्पोत्सर्जन की पूर्ति के लिए हमारे को सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हानिकारक लवणों को निक्षालन की क्रिया के लिए हमारे को क्या करनी पड़ती है।
पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास होगी सिंचाई की आवश्यकता के कारण, यानी सिंचाई क्यों आवश्यक है, पौधे को क्यों हम सिंचाई देते हैं, करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं सिंचाई की, तो सिंचाई की जो हमारे पास है, सिंचाई कब की जाए। सिंचाई के लिए तीन जो अपने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जिनको हमारे को ध्यान में रखना है। सिंचाई कब की जाए, सिंचाई कितनी की जाए और सिंचाई कैसे की जाए, तीनों फैक्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंचाई कब की जाए को हम देखते हैं कि हम पौधे में सिंचाई कब करते हैं, तो यहाँ पे दो है हमारे पास। पहला है पौधे के आधार पर, पौधे के आधार पर सिंचाई का निर्धारण, और दूसरा है मृदा के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, सिंचाई कब की जाए किसके आधार पर है, पौधे के आधार पर है, और सेकंड है मृदा के आधार पर है। हम फर्स्ट में पढ़ेंगे पौधे के आधार पर सिंचाई का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला आ रहा है पौधे के आधार के ऊपर, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट आ रहा है पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। इसमें किसान क्या करता है, किसान सुबह शाम खेत का अवलोकन करता है। अगर कोई पौधा 2-3 दिन तक लगातार सुबह के समय मुरझाया हुआ है तो उसे वो क्या करना है, पौधा को पानी उपलब्ध कराना है। तो किसान उस स्थिति में पौधे को क्या करता है, पानी उपलब्ध कराता है। तो हमारे पास अभी पौधे का आधार में पहला था पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। दूसरा हमारे पास आ रहा है पौधे में स्फीति दाब को देखकर। स्फीति दाब से देख सकते हैं हम, एक पत्ती तोड़ेंगे, पत्ती तोड़कर उस पत्ती को थोड़ा कुचलेंगे और कुचलने के बाद में कुछ हमारे पास नमी हमारे को दिखाई देती है। अगर नमी दिखाई देती है तो उस पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पौधे में जो पत्ती है उसमें नमी नहीं है तो हमारे को उसमें पानी उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो स्फीति दाब यानी उसमें उपलब्ध नमी की मात्रा। आगे चलते हैं थर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, पौधे पत्तियों का तापमान देखकर। पत्तियों का तापमान अगर हम सबसे पहले बात करें तो पत्तियों का तापमान हम देखते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा देखते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा। पत्तियों का तापमान कैसे देखो कि जब पौधे को पानी उपलब्ध नहीं होता, जो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, वह कम समय के लिए खुलता है और कम समय के लिए खुलने के कारण
जो पौधे का तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण पत्तियां क्या करने लगती है, सूखने लगती है। तो पत्तियों का तापमान देखकर हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पौधे में या पौधे की क्रांतिक अवस्था को देखकर। फ्रेंड सबसे पहले हमारे को समझना जरूरी है क्रांतिक अवस्था क्या होती है। पौधे की वह अवस्था जिस पर उसे 100% जल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। मीन्स उस समय हमारे को पानी देना ही देना पड़ेगा, अगर आप उस समय पानी नहीं देते हैं तो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आ रहा है पौधे की क्रांतिक अवस्था को देखकर हम क्या करते हैं, सिंचाई का निर्धारण करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी विधि है और अभी हमारे ये चलती भी है। ज्यादातर जो किसान है वो इसी को देखकर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये पौधे की क्रांतिक अवस्था हर फसल की क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं में देखते हैं आप CRI क्राउन रूट स्टोर जो आती है 21 दिन के बाद में आती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गन्ना तो फॉर्मेटिंग अवस्था में, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं मूंगफली सुइया बनते समय, आगे बात करें मक्का नरमंजरी, उसके बाद में बात करूं चना फूल आने से पहले, चना और सरसों अधिकतर वैसे फली वाली जो फसलें होती है उसमें फूल आने से पहले हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया सिंचाई कब की जाए, यानी पौधे के आधार पर हमने ये 4 भाग बांटे। पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे में स्फीति दाब को देखकर, पत्तियों का तापमान देखकर और पौधे की क्रांतिक अवस्था को देखकर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th वाले स्टूडेंट्स और के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 12th की NCERT की बुक है उसमें पूरा दे रखा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये पहला तो हो गया पौधे के आधार पर। अब हम दूसरी बात करते हैं मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर अगर सिंचाई की बात करें तो मृदा में जो ऊपरी सीमा पर जो उपलब्ध जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षमता, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता कहते हैं। और अगर मृदा के नीचे जो जल उपलब्ध होता है उसे मैं क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु। मृदा में जो पानी उपलब्ध होता है दोनों के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर। अगर मैं बात करूं स्थायी मलानी बिंदु की तो पौधे को स्थायी मलानी बिंदु यानी जब पौधे की जो मृदा है, मृदा के नीचे क्या है, पानी चला जाता है तो उसमें पौधे में मुरझान आना शुरू होता है। और अगर कुछ समय तक उस मुरझान बिंदु में पानी नहीं दिया जाए तो पौधे स्थायी मलानी बिंदु को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी परमानेंट क्या कर जाता है, वो पौधा सूखने लग जाता है। और अगर इससे पहले क्या करते हैं, पौधे को पानी उपलब्ध करा देते हैं और वो वापस से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी मलानी बिंदु। क्या कहते हैं, अस्थायी मलानी बिंदु। टेम्परेरी विल्ट पॉइंट और परमानेंट विल्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पानी उपलब्ध होता है उसे प्राप्य जल या हम कह सकते हैं अवेलेबल वाटर कह सकते हैं। मैं बात करूं मृदा
इसमें जो मृदा में जो नमी मापते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं टेंसियोमीटर। इसके द्वारा भी आप क्या करते हैं, सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं, यानी नमी कम हो गई तो हमारे को पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास सिंचाई की कब की जाए, पौधे के आधार पर और मृदा के आधार पर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियों की मैं बात करूं तो सिंचाई दो तरह से की जाती है, एक तो पृष्ठीय और एक अपृष्ठीय। एक पृष्ठीय सिंचाई और एक अपृष्ठीय सिंचाई। इसे मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं सतही और इसे कह सकता हूं अधोसतही। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय सिंचाई की मैं बात करूं तो पृष्ठीय सिंचाई में हम किसे कहेंगे, सिंचाई की कोई भी ऐसी विधि जो फसल को क्या करती है, ऊपर पानी छोड़कर अवेलेबल होती है, उपलब्ध कराई जाती है, उसे मैं क्या कहूंगा, पृष्ठीय सिंचाई। जैसे मैं इसमें बात करूं चौकेबार द्रोण विधि आती है, बॉर्डर विधि आती है, कुंड विधि आती है। उसके बाद में मैं बात करूं फव्वारा विधि इसमें आती है। अधोपृष्ठीय की बात करूं तो अधोपृष्ठीय में एक ही है, आप जो 12th बुक है उसमें कंफ्यूज नहीं हुए, उसमें क्या है अधोपृष्ठीय को देकर उसमें पहली और दूसरी बात रखा है। तो अधोपृष्ठीय में एक ही है, कौन सी है वो, बूंद बूंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो बूंद बूंद आती है अधोपृष्ठीय में। पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई की, जो हमारे को क्या किया जाता है, सतह पर पानी छोड़ा जाता है मृदा में, उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय सिंचाई। पृष्ठीय सिंचाई की पहली विधि की मैं बात करूं तो वो है चौकेबार द्रोणी विधि। ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में कहते हैं चेक बेसिन मेथड। चौकेबार द्रोणी जो विधि है वह भारत में क्या की जाती है, सर्वाधिक अपनाई जाती है। होता क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले तो खेत का समतल होना जरूरी है। खेत का समतल होने के बाद में यहाँ पे हम संपूर्ण खेत को आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और बीच में मंड बनाई जाती है, धोरा बनाया जाता है जिसमें पानी छोड़ा जाता है, और जिससे क्या होता है, प्रत्येक क्यारी में पानी पहुंचता है। यहाँ पे इस चौकेबार द्रोणी विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है खेत का समतल होना। इसमें मैं बात करूं तो सर्वाधिक जल की हानि नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो होती है मृदा की। मृदा की कैसे, कि एक बहुत बड़ा भाग ये मेड़ बनाने में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इस पे हम क्या नहीं करते, फसल नहीं लगाते, तो इस वजह से ये थोड़ी क्या है, हमारे को नुकसान देती है। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो अपनाई जाती है वो चौकेबार द्रोण विधि है, चेक बेसिन है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड आ रही है बॉर्डर पट्टी। बॉर्डर पट्टी में हम देखें तो सामान्यतः जो आप कल्टीवेटर यूज करते हैं तो आप जब बुआई करते हैं तो छोटे छोटे क्या बनते हैं, उसमें कूड़ बनते हैं, एक नाली बनती है और एक ऐसा ऊपर उठा हुआ कूड़ बनता है। इस नाले में क्या होता है, हमारे पास फसल लगाई जाती है, ये ऊपर होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर की साइड में ऊपर से नीचे की ओर क्या किए जाते हैं, ये बुआई के समय जो कल्टीवेटर से जो कोड बनाए जाते हैं, इसमें ऊपर इधर इस साइड में क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं, जो धीरे धीरे छोटी महीन नली के रूप में सारे यहाँ लास्ट तक क्या कर जाता है, पहुंचे जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कुंड विधि। कुंड विधि को मैं बताना चाहूँ आपको, तो कुंड विधि जो आप जैसे आप टमाटर वगैरह में क्या करते हैं, मेड़ काटते हैं, जैसे मक्का वगैरह आप क्या करते हैं इनमें के अंदर बो सकते हैं आराम से, मक्का जवार। तो इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐसे कुंड हो गए ये, और इस नाली में क्या किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है, इस कुंड के ये जो अपने मेड है इसके ऊपर क्या किए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुंड विधि। ये क्या किए जाते हैं, ये जो कुंड बनाए जाते हैं वो ढलान की विपरीत दिशा में बनाए जाते हैं। अगर ढलान इस तरह की होती है तो इसको हम क्या करते हैं, कुंड को इस तरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे इस कुंड में पानी छोड़ा जाता है और ऊपर वाले मेड़ के जो है कोना, उसमें क्या किया जाता है, पौधा लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट हमारे पास विधि आ रही है, कौन सी, फव्वारा विधि। स्प्रिंकलर जो सिस्टम आ रहा है, अच्छा पृष्ठीय सिंचाई का आ रहा है अभी ये। स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम ऑप्शन क्वेश्चन जहां अटेम्प्ट करते हैं जैसे ZBHU ICR AOWO, तो वो इनमें से बनते हैं, वो हमारे यहाँ पे जो कुंड विधि है, चौकीबार है, उनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा फव्वारा विधि में जो क्वेश्चंस की बात करें तो ये फव्वारा विधि तो आप जानते हो, छोटी छोटी वर्षा की बूंदों के रूप में क्या करता है, मृदा को पानी उपलब्ध होता है। इसमें जो मुख्य जो क्वेश्चंस है वो ये है कि फव्वारा विधि में जो दाब होता है वो कितना रखा जाता है, तो है 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि इसमें जो दाब होता है वो कितना रखा जाता है, 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या किया जाता है, दाब रखा जाता है। अच्छा मैं इसके बाद में बात करूं कि इसमें जल की बचत की बात करें तो 30 से 40% जल की क्या होती है, इसमें बचत होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फव्वारा विधि में कितने प्रतिशत जल की बचत होती है, तो वो है 30 से 40%। उसके मैं बाद में बात करूं तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फव्वारा विधि का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है, तो वह नोजल। नोजल को क्या कहा जाता है, फव्वारे का हृदय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हो तो वो चलने का काम का नहीं है। अपना हार्ट नहीं हो तो हमारा शरीर काम कर सकता है, नहीं। तो उसी प्रकार नोजल नहीं हो तो पूर्ण रूप से फव्वारा क्या है, खराब है। उसके मैं बाद में बात करूं फव्वारा विधि में प्रति घंटे कितने 1000 लीटर क्या करता है, पानी बहता है। कितना बहता है, 1000 लीटर पानी बहता है। आगे देखो दोस्तों, ये 1000 लीटर पानी बहता है, इसमें देखो कि अगर हम फव्वारा विधि यूज कर रहे हैं तो इसमें और भी आती है। और कौन सी आती है, एक तो आती है माइक्रो स्प्रिंकलर और एक आती है हमारे पास मैक्रो स्प्रिंकलर। तो ये यानी माइक्रो स्प्रिंकलर यानी ये तो एक बड़ा फव्वारा हो गया, और एक छोटा फव्वारा भी क्या किया जाता है, आता है, वो हमारे इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इसके बाद में। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये आता है, हम बात करें फव्वारा की, फव्वारा विधि में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंचाई के साथ उर्वरक देना, पहली बात तो क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। अब जो है ऐसा कौन सा उर्वरक है जो फर्टिगेशन के द्वारा नहीं दिया जा सकता, यानी जल सिंचाई के जल के साथ उस उर्वरक को नहीं दिया जा सकता, तो है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसको हम सिंचाई के साथ क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि की अगर मैं बात करूं तो यह सबसे पहले इजराइल से लाई गई। अच्छा ज्यादातर जो टेक्निक्स आती है एग्रीकल्चर में वो इजराइल से आती है। तो बूंद बूंद विधि का जो आविष्कार हुआ था वो कहां से हुआ था, इजराइल से हुआ था। बूंद बूंद विधि में अगर वही क्वेश्चन देखते हैं हम कि बूंद बूंद विधि में हम जो प्रेशर रखते हैं वो कितना रखते हैं, 1.5 से
2.5। अच्छा, ये प्रेशर आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये है दाब। दाब यानी अगर समझे आप कि जैसे मान लो आप बूंद बूंद में एक पाइप में 1000, इस प्रेशर के अकॉर्डिंग कितनी बननी चाहिए? 1000 6 दूने 23। अगर सोचो कि ये प्रेशर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो मैं ये जो बने हुए थे छिद्र, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? नहीं समझ में आया? इनकी संख्या मुझे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दाब क्या है हमारे पास? ज्यादा है। और दाब ज्यादा है तो हमारे पास ये जब मैं बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक इसका दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही हमारे पास कितना रखना है दाब? 1.5 से 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बूंद बूंद सिंचाई के हृदय की बात करूं तो इमीटर किसे कहा जाता है? इमीटर को बूंद बूंद सिंचाई का हृदय कहा जाता है। यहाँ पानी बहने की मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ 1.5 से 8 लीटर प्रति घंटे क्या करता है? प्रति हावर पानी बहता है। ये विधि अगर मैं देखूं तो किसके लिए उपयोगी नहीं है? यह हम बारे बात करें फसलें, फसलों में